हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, चेक बाउंस के केस में ट्रायल कोर्ट से सज़ा पाने के बाद जो दोषी है वो अक्सर सीआरपीसी के सेक्शन 374 के तहत सेशन कोर्ट में अपील करता है और वहाँ से नई जमानत लेता है और जो 20% राशि जमा करनी पड़ती है वो करता है और उसके बाद वो केस अपील में लग जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई दोषी 374 के तहत अपील फाइल ना करके सीधे हाई कोर्ट में क्वाशिंग के पिटीशन सेक्शन 482 के तहत फाइल करे तो क्या वो मेंटेनेबल है? क्या हाई कोर्ट उस जो पिटीशन को एंटरटेन करेगा या नहीं करेगा? क्या इस संबंध में प्रावधान है? दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और साथ में कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी है इस टॉपिक पर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि क्या ट्रायल कोर्ट के द्वारा सज़ा पाने के बाद कोई दोषी 482 के तहत हाई कोर्ट में सीधे क्वाशिंग पिटीशन फाइल कर सकता है या उसको अपील में जाना पड़ेगा सेशन कोर्ट में? यही सवाल था माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने जब उनके समक्ष एक केस आया जिसका टाइटल है वुप्पालापट्टी सतीश कुमार वर्सेस वीटीएच सर्विस कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 991/2023 की और ये बेंगलुरु बेंच कर्नाटका हाई कोर्ट की वहाँ पर सुना गया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के नटराजन की बेंच के द्वारा। इसमें पिटिशनर हैं उनको ट्रायल कोर्ट के द्वारा चेक बाउंस के केस में सज़ा हुई थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआईए एक्ट और वो अपील में जाने की बजाय सीधे बेंगलुरु हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ पर 482 की क्वाशिंग पिटीशन फाइल की। हालांकि रजिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि जो है सेक्शन 374 के तहत पहले इसमें अपील फाइल करना ज़रूरी है। लेकिन जो पिटिशनर थे उन्होंने कंटेंड किया कि जो क्रिमिनल पिटीशन है 482 की वो मेंटेनेबल है और इवन दो द स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अक्यूज्ड फॉर फाइलिंग अपील इज़ अवेलेबल और जो 374 के तहत अपील फाइल करने का उनका अधिकार है वैधानिक वो भी अवेलेबल है। लेकिन वो 482 के तहत भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं क्वैशिंग की। इसलिए उन्होंने प्रेयर की कि इन ऑब्जेक्शंस को ओवररूल किया जाए और उन्होंने कहा पिटिशनर ने कि जो ट्रायल कोर्ट ने केवल जो है अपलेंट को कन्विक्ट किया केस में 138 में जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन कंपनी को उस केस में बरी कर दिया। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने एरर किया है अपनी जजमेंट देने में। इसलिए जो पिटीशन है अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी वो मेंटेनेबल है, फाइल की जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें माननीय हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस रही बहुत ही महत्वपूर्ण है चेक बाउंस के केसेस में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो पिटिशनर को पहले अपील फाइल करनी चाहिए थी सेक्शन 374 ऑफ सीआरपीसी के तहत सेशन जज के वहाँ पर वेयर द फर्स्ट एपेलेट कोर्ट रिक्वायर टू री अप्रिशिएट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, जहाँ पर जो एपेलेट कोर्ट है वो पूरे एविडेंस को दोबारा से री अप्रिशिएट करेगी एंड पास द फाइनल जजमेंट और री अप्रिशिएट करने के बाद जो भी फैसला होगा
वो पारित किया जाएगा। देयर फॉर द एग्रीव्ड पार्टीज कैन अप्रोच हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 397 ऑफ CRPC। और सेशन कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पार्टियों में से कोई भी CRPC की सेक्शन 397 के तहत हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकती हैं। दिस कोर्ट कैनॉट रीअप्रिशिएट द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। और माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस केस में जो भी रिकॉर्ड पर एविडेंस है उसको रीअप्रिशिएट नहीं कर सकते, चाहे उसके कोई फैक्ट्स हैं या लॉ है जो है विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी डेल्ट विद बाय द एपेलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 374। और जो भी रीअप्रिशिएशन है वो एपेलेट कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है सेक्शन 374 के तहत। एंड दिस कोर्ट कैनॉट रीअप्रिशिएट एनी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एंड गिव फाइंडिंग्स। और इस केस में हम कोई भी रीअप्रिशिएशन ना करके कोई भी जो है फाइंडिंग्स नहीं दे सकते। इट इज़ ओनली द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर फॉर क्वाशिंग द प्रोसीडिंग्स। और जो 482 की जो पावर्स होती हैं हाई कोर्ट के पास वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की होती हैं, यानी कि असाधारण होती हैं और नॉर्मल या रूटीन केसेस में उनको इन्वोक नहीं किया जा सकता। सिंस द फर्स्ट अपील इज़ नथिंग बट कंटिन्यूअस ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स। क्योंकि जो पहली अपील होती है सेशन कोर्ट में जो फाइल करते हैं वो कुछ नहीं होती बल्कि जो वो केस है प्रोसीडिंग्स है उनकी कंटिन्यूएशन होती है एपेलेट कोर्ट में। इफ़ दिस पेटिशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 इज़ एंटरटेन्ड। और अगर ये पिटीशन 482 की एंटरटेन की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, द रेस्पोंडेंट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ अपील बिफोर द एपेलेट कोर्ट। तो तब जो है जो रेस्पोंडेंट है वो एपेलेट कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते, यानी कि ये राइट उनका ख़त्म हो जाएगा। हाई कोर्ट डायरेक्टली 482 के तहत कोई भी ऑर्डर पास करती है तो तब जो रेस्पोंडेंट है उनका अपील का राइट ख़त्म हो जाएगा, वो अपील नहीं कर पाते। और माननीय हाई कोर्ट ने अंत में कहा कि इट अपीयर्स द अक्यूज्ड आर फॉलोइंग दीज बैकडोर टैक्टिक्स। और लगता है जो है ये पिटीशन देखकर कि जो अक्यूज्ड हैं वो बैकडोर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरिम कंपनसेशन, ताकि उनको जो इंटरिम कंपनसेशन है जो सेशन कोर्ट फिक्स करती है नॉर्मली 20% होता है, ताकि उनको वो पे ना करना पड़े। एंड गोइंग टू बी इम्पोज्ड बाय द फर्स्ट एपेलेट कोर्ट। जो अक्यूज्ड है दोषी है उस पर लगाया जाता है अंडर सेक्शन 1448 ऑफ NIA एक्ट। जो सेक्शन 148 के तहत जो 20% इंटरिम रिलीफ होता है जो रेस्पोंडेंट को मिलता है, यानी कि वो उससे बचना चाहते हैं। और इन कमेंट्स के साथ माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस कर दी और कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो से साफ है कि जब भी 138 के केस में किसी को सज़ा होती है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, बल्कि उसको जो प्रोसीजर है एपेलेट कोर्ट में पहले उसको अपील फाइल करनी पड़ेगी और उसके बाद वो हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। और अपील भी उसको सेक्शन 374 के तहत फाइल करनी पड़ेगी। और अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो तब जो है सेक्शन 397 CRPC के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन 482 CRPC के तहत वो क्वाशिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।